राफेल को ठुकराकर चीन से J-10CE खरीदेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान की तरफ PL-15 मिसाइल वाला प्लान समझिए, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के आकाश में उड़ रहे ड्रोन, युद्ध की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान और तालिबान, TTP हमले पर अमेरिकी राजनयिक की चेतावनी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार पर खतरा। गाजा डील पर सहयोगी मंत्री ने कर दिया खुला विरोध, सरकार गिरने की दे डाली धमकी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच गाजा में बहुप्रतीक्षित युद्ध विराम शुरू हो गया है। शुक्रवार तड़के इजरायली सरकार ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की गाजा शांति योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल के युद्ध में एक निर्णायक घटनाक्रम बताया, लेकिन इस समझौते पर मतदान के लिए हुई इजरायली कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू सरकार के मतभेद खुलकर सामने आ गए। इसके साथ ही नेतन्याहू सरकार पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे, क्योंकि उनके एक प्रमुख सहयोगी मंत्री इतमार बेन गवीर ने बैठक से समझौते का विरोध करते हुए नेतन्याहू की सरकार गिराने की धमकी दी थी। शुक्रवार सुबह तड़के जब इजरायली कैबिनेट ने गाजा शांति समझौते को मंजूरी दी तो बेन गवीर की पार्टी के सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। बेन गवीर ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा था कि फिलहाल वह नेतन्याहू के गठबंधन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमास को खत्म नहीं किया गया तो उत्तजमा यहूदी सरकार गिरा देंगे। दक्षिणपंथी मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बता दिया है कि वह ऐसी किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे जो गाजा में हमास शासन को जारी रखने की मंजूरी देगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर हमास के शासन को खत्म नहीं किया जाता या अगर हमें केवल यह बताया जाता है कि इसे समाप्त कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता में यह एक अलग रूप में अस्तित्व में रहेगा, तो उत्तजमा यहूदी सरकार को गिरा देगी। बेन गवीर के अलावा नेतन्याहू के एक और सहयोगी इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने भी घोषणा की कि उनकी अति दक्षिणपंथी जायोनिज्म पार्टी भी इस समझौते का विरोध करेगी। कैबिनेट बैठक में पार्टी के सदस्यों ने विरोध में मतदान किया, लेकिन उनके एक मंत्री ओफिर सोफर ने समझौता का समर्थन किया है। स्मोट्रिच ने एक बयान में कहा कि सभी बंधकों के घर लौटने की उम्मीद से हमारे दिल खुशी, उल्लास और उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें किसी भी हाल में इस कीमत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन हजारों आतंकवादियों की रिहाई, जिनमें 250 हत्यारे भी शामिल है, जिनके जेलों में रिहा करने की उम्मीद है। दो प्रमुख सहयोगियों के विरोध के बावजूद नेतन्याहू का समझौते के लिए आगे बढ़ना बताता है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें उनकी सरकार दांव पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले के बाद क्षेत्र में पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार सुबह पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया था। अफगान मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक तहरीक-ए-तालिबान के सरगना नूर वली महसूद को निशाना बनाकर किया गया था। यह हमले ऐसे समय में किया गया जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के 8 दिवसीय दौरे पर है। इस हमले ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को चिंतित कर दिया है, जो इसके बाद एक बड़ी संघर्ष की शुरुआत की आशंका जता रहे हैं। अफगानिस्तान मामले के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रहे जल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान के हमले को बहुत बड़ा उकसावा बताया है, जो खतरनाक जोखिम पैदा करता है। खलीलजाद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हाल के दिनों में तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में सक्रिय रहे हैं और इस्लामिक स्टेट पर हमला करके उसके कई नेताओं को मार डाला है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में और अपने बलूच राष्ट्रवादी विरोध के खिलाफ लड़ने के लिए ISIS के आतंकवादियों का समर्थन करता है। इसके जवाब में अफगानिस्तान के TTP के प्रति नरमी बरतता है। खलीलजाद ने आगे कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य वृद्धि इसका समाधान नहीं है। इससे दोनों देशों में मौत और विनाश बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है जल्मे खलीलजाद जिस खतरे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुक्रवार सुबह तड़के के हमले
के कई घंटे बाद भी काबुल के आसमान में ड्रोन और विमान उड़ान भर रहे। कुछ स्थानीय निवासियों के हवाले में बताया कि सुबह के दौरान रुक रुक कर विमानों और ड्रोन की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये उड़ानें गुरुवार शुक्रवार की रात काबुल के कुछ हिस्से में कई विस्फोटों की सूचना के बाद हुई। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल नूर वली मसूद कथित तौर पर हमले में मारा गया है। हालांकि ना तो तालिबान और ना ही पाकिस्तान की सरकार या सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि की है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने नूर वली मसूद को निशाना बनाए जाने या राजधानी के ऊपर ड्रोन गतिविधियां जारी रखने की खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस हमले को 2021 में तालिबान की सत्ता के वापसी के बाद से सबसे बड़े हमला माना जा रहा है, जिसमें राजधानी काबुल को निशाना बनाया गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साल 2023 में ऐतिहासिक बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भारत के पड़ोसी देश को राफेल फाइटर जेट बेचने की कोशिश की थी, लेकिन अब लगता है कि राफेल का प्रस्ताव बांग्लादेश ने ठुकरा दिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने राफेल को ठुकराकर चीनी J-10C खरीदने की योजना बनाई है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बहुत उम्मीद है कि बांग्लादेश चीन के साथ J-10C फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता कर सकता है। J-10C वही फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 6 से 7 मई को राफेल से मुकाबला करने के लिए उतारा था। उस वक्त पाकिस्तान ने J-10C में PL-15 मिसाइल इंटीग्रेट किया था। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर 2022 में J-10C को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। यह चीन पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान JF-17 के साथ एक मध्यम भारी लड़ाकू विमान के रूप में काम करता है। J-10C को पाकिस्तान ने वायुसेना के नंबर 15 स्क्वाड्रन कोबरा में भी शामिल किया था और ये मिन्हास एयरबेस पर तैनात है। यूरेनियम टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार अब कम से कम 20 चीनी J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के पास चूंकि पहले से ही राफेल मौजूद है, इसलिए वो चीनी जेट खरीदने पर जोर दे रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और चीन के बीच J-10C जेट के लिए $2.2 अरब का समझौता हो सकता है, जिसमें फाइटर जेट की खरीद के साथ साथ ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और कुछ अलग तरह के खर्च शामिल है। बांग्लादेश अगले 10 वर्षों के बीच चीन के J-10C के लिए भुगतान करेगा और ये डील वित्त वर्ष 2026 या 2027 में पूरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि J-10C चीन के J-10C का निर्यात संस्करण है जो 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। चीन का दावा है कि इसमें आधुनिक एवियोनिक्स AESA रडार, PL-10 मिसाइल, WS-10V इंजन और लंबी दूरी की हवाई क्षमता से लैस है। चीन अक्सर J-10C की तुलना अमेरिकी F-16 फाइटर जेट से करता है। बांग्लादेश अगर J-10C खरीदता है तो पाकिस्तान के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश में चीनी हथियार होगा। बांग्लादेश की सेना पहले से ही 2/3 हथियार चीन से खरीदती है, जिसमें MBT-2000 टैंक और मिंग क्लास सबमरीन शामिल है। 2013 में चीन ने बांग्लादेश को 2 सबमरीन दी थी, जिसमें 2016 में अपग्रेड करके सौंपा गया था। इसके बाद चीन ने $1.2 अरब की परियोजना के तहत बांग्लादेश में एक नई सबमरीन सपोर्ट सुविधा भी बनाई। हालांकि बांग्लादेश ने 2024 में चीन की कुछ मिलिट्री तकनीक में तकनीकी समस्याओं और घटिया क्वालिटी की शिकायत की थी, लेकिन कम लागत और बिना शर्तों वाली खरीद की वजह से बांग्लादेश के लिए चीन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है इस सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।